नमस्ते। हम अपना अगला वीडियो लेके हाजिर हैं। आज हम देखेंगे कि किस तरह से नरोडा गांव मैसेकर जो हुआ 2002 28 फरवरी को, उस केस में क्या क्या हुआ, किस तरह से जस्टिस के लिए लोग सालों तक कोर्ट केस लड़ते रहे और उसके बाद 21 साल के बाद उसमें अक्विटल आ गया। तो आज हम एडवोकेट शमशाद पठान से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से नरोडा गांव मैसेकर में 21 साल की लड़ाई किस तरह से अलग अलग मोड़ लिया, क्या सारी बातें हुई, जानते हैं इनसे। आप इस केस में हमको क्रोनोलॉजी बताएं, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले आप शुरू करें ये बताने को कि विक्टिम्स ने इस बारे में क्या सोचा ये पर्टिकुलर वर्डिक्ट में, और आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए 20 अप्रैल 2023 को जब ये जजमेंट प्रोनाउंस के लिए रखा गया था और रूटीन में लोग सभी विक्टिम्स को भी हमने इंटीमेट किया था कि जजमेंट है, तो उनमें से कई सारे विक्टिम्स ने कहा कि हम आना चाहते हैं कोर्ट में, मतलब आइए सुनिए क्या हो रहा है। तो सुबह 11 बजे से हम लोग बैठे, तो 11:30 कोर्ट ने कहा कि हम 3 बजे जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे। फिर 3 बजे सारे लोग फिर असेंबल हुए। 3 बजे का 5:30 हो गया। 5:30 को जज साहिबा आई और 2 लाइन में उन्होंने ये कह दिया कि બધા આરોપીઓ ने બધા આરોપમાંથી मुक्त करी दी થશે। तो वी वेर शॉक्ड। और जैसे ही हम कोर्ट रूम के बाहर निकले और विक्टिम्स का पहला सवाल था, तो 11 लोगों को जिंदा किसने जलाया, हमारे घरों को किसने लूटा, क्या इनमें कोई भी नहीं था? और अगर ये नहीं थे तो पुलिस ने एक्चुअल आरोपियों को क्यों आज तक नहीं पकड़ा? ये फर्स्ट रिएक्शन विक्टिम्स की तरफ से आया था, जो मेरे लिए भी काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि जिस हिसाब से इस केस को पिछले कई सालों से मैं इसको देख रहा था और जिस एविडेंस को मैं देख रहा था कि ये उन 9 केसों को जिनको एसआईटी ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, जिनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई थी, स्पेशल स्पीडी ट्रायल के लिए कहा था, उन केसों में से एक केस था जिसमें आई विटनेसेस, साइंटिफिक एविडेंस और दूसरे कॉरोबरेटिव एविडेंस मौजूद थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। उसके बावजूद क्लीन एक्विटल बहुत हैरान करने वाला था। इसमें एसआईटी फॉर्म हुई 2008 में, उसके बाद क्या हुआ, आपका क्या कहना है? देखिए एसआईटी फॉर्म होने के पहले भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई कि 28 फरवरी 2002 को, जैसे कि 27 को एक घटना हुई गोधरा में, जहाँ पर 58-59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया है, जल गए जो भी है, क्योंकि अभी भी वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और केस ये डिबेटेबल है कि वो जले थे या जलाए गए थे। बट वॉट एवर कि एक घटना हुई थी जहाँ 57 निर्दोष लोगों की जान गई थी और वो कंडेमेबल थी, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं था कि पूरे गुजरात में दंगे करवाए जाते और पूरे गुजरात में दूसरे निर्दोष लोगों को मारा जाता। लेकिन 28 फरवरी 2002 की सुबह से पूरे गुजरात में दंगे हुए। उसी में से नरोडा गांव भी एक जगह थी जहां पर 11 लोगों को अलग अलग एक जगह पर 5 लोगों को एक घर के अंदर जिंदा जला के मार दिया गया, दूसरी जगह दूसरे घर में लोगों को जिंदा जला के बंद करके जिंदा जला दिया गया। एक इंसान को सड़क पे खींच के लाकर तलवार से काटा गया और फिर उसके ऊपर पेट्रोल डाला गया और उस पर जलता हुआ टायर डाला गया और पुलिस स्टेशन के सामने सब कुछ हो रहा था। तो ये घटना हुई और देर रात को नरोडा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी एनटी वाड़ा ने 98/2002 के नंबर से एक एफआईआर दर्ज करवाया नरोडा थाने में, जिसमें उन्होंने पीजे राजपूत, बाबू बजरंगी और दूसरे 3 नाम और दिए। ऐसे करके 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। केस अगले दिन क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र होकर क्राइम ब्रांच ने कई सारे लोगों को पकड़ा, 30-35 लोगों को पकड़ा। और फिर लेकिन इसमें एक चीज़ बार बार निकल कर आ रही थी कि जो विक्टिम्स थे ये कह रहे थे कि हम जो स्टेटमेंट्स में नाम लिखा रहे हैं पुलिस वो नहीं लिख रही है, पुलिस अपनी तरह से हमारा स्टेटमेंट दर्ज कर रही है जो कि सही नहीं है। और उन्होंने ये जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सालम कैंप में आए थे 2002 में, तब उनके सामने भी ये शिकायत की थी। और इसके बाद 2003 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और बहुत सारी संस्थाएं और विक्टिम्स सुप्रीम कोर्ट गए और ऐसा सुप्रीम कोर्ट से एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की मांग की। तो 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने 8 केसों में
एक एसआईटी अपॉइंट करने का ऑर्डर किया कि हम एसआईटी बना रहे हैं, और वो फॉर्मर सीबीआई के डायरेक्टर थे राघवन, उनके वो हेड करेंगे, और पूरी एक टीम बनाकर उसका इन्वेस्टिगेशन इन 9 केसों का दिया, जिसमें से नरोड़ा गांव था। तो पर्पस था कि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, विक्टिम्स जो लिखा रहे हैं वो तमाम चीज़ों को लिखा जाए, तमाम तथ्यों को जांचा जाए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब इन 9 केसों को मैं पढ़ता हूँ तो 9 में गोधरा में तो एसआईटी का काम बहुत अच्छा दिखता है कि उसने अपने ढंग से, अपने तरीके से, अपने इन्वेस्टिगेशन मेथड से बहुत सारे आरोपी जिनका नाम किसी ने नहीं दिया था, ऐसे लोगों को आज 20-21 साल बाद भी ढूंढ के पकड़ के लेके आती है। लेकिन बाकी के 8 केसों में एसआईटी की एफिशिएंसी जो है वो गायब हो जाती है, क्योंकि हर केस में ये कहा गया है कि इतने लोग और प्लस 4000 से 5000 का मॉब, तो जितने विक्टिम्स ने नाम लिखाए हैं उतने लोगों को तो एसआईटी ने ठीक ठीक पकड़ा है, मैं कह सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा एसआईटी ने किसी को इसमें आरोपी नहीं बनाया है, क्योंकि अगर 4-5 हज़ार का मॉब था तो आप 85-86 लोगों के सामने ही ट्रायल आपने चलाया है। बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी को आपने क्यों ढूंढने की कोशिश नहीं की? बाकी के बारे में आपके रिपोर्ट्स क्या हैं? तो उसके कोई आंसर्स एसआईटी के पास नहीं है। ऑल्दो दूसरा एक इसका पर्पस था कि ट्रायल स्पीडी होगा, लेकिन ट्रायल कभी भी स्पीडी हुआ नहीं। कि अगर नरोड़ा गांव का ट्रायल 2009 में चार्जशीट, 2010 में लास्ट चार्जशीट फाइल हुई, टोटल 10 चार्जशीट हुई इसमें, और 2010 में 132 2010 से लास्ट चार्जशीट फाइल हुआ। उस चार्जशीट यानी 2010 से ये केस अपने ट्रायल पे था, और उसको लग गए 13 साल ट्रायल चलने में। तो स्पीडी ट्रायल स्पेशल कोर्ट्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी विक्टिम्स को ये एक्सपेक्ट था कि जो उन्होंने गवाही दी है, जो उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई है, जो कोर्ट में रो रो के, क्योंकि मैं उन हर विटनेसेस को जानता हूं कि जिनको कई बार वो कहानी जब अपनी आप भी थी बता रहे थे, तो कई बार वो रो रहे थे, उनका गला भरा रहा था, उनको बार बार पानी कोर्ट को पूछना पड़ता था, ऑफ़र किया जाता था, और कई बार उनको रेस्ट देना पड़ता था, तब जाके वो अपनी गवाही पूरी कर पाते थे। और उसके बाद इन सब के बीच में 2007 में एक घटना हुई थी कि पत्रकार आशीष खेतान ने एक स्टिंग किया था, जिस स्टिंग में इसी केस के अपराधी ये कह रहे हैं कि 27 फरवरी 2002 को, यानी घटना के अगले दिन शाम को, किस तरह से उन्होंने हथियार इकट्ठा किए, किस तरह से पेट्रोल इकट्ठा किया, और किस तरह से पूरे घटना की प्लानिंग की, और अगले दिन किस तरह से घटना को अंजाम दिया, और किस तरह से आरोपियों को बचाने में सरकार ने उनकी मदद की। तो ये तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के तौर पे एक कैमरे पे रिकॉर्ड हुई थी। तो ये सवाल बार बार उठता है कि क्या कैमरा मैनिपुलेशन था, उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ की गई थी कैमरे के साथ, या उस सीडी के साथ, या वो स्टिंग के साथ। तो उसकी जांच की गई, गुजरात एफएसएल ने उसकी जांच की थी कि नहीं, ये प्रॉपर है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, और ये जो पूरा स्टिंग है उसमें एकदम परफेक्ट तरीके से लिया है, कहीं से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। बाद में एक सवाल ये भी उठाया गया, क्या उसमें जो वॉइस है वो बोले ये जो एक्यूज जिनको कहा जा रहा है उनका नहीं है, किसी और का वॉइस है। तो उस वॉइस उनके वॉइस के सैंपल लिए गए, वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट करवाया गया, और गांधीनगर एफएसएल और जयपुर एफएसएल दोनों जगह हुआ, और दोनों ने कहा कि ये एक्यूज का ही वॉइस है। इसके अलावा राहुल शर्मा जो आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने पूरा कॉल डेटा एक रिकॉर्ड बनाया था और जिसको एनालिसिस किया था, और उसके बाद उसके टावर लोकेशंस की, एक्यूज़ की लोकेशन जो है वो दंगे के समय कहाँ थी। तो ये केस ऐसा था जिसमें वो टावर का लोकेशन भी, जो विटनेसेस बता रहे थे कि इस टाइम पे ये एक्यूज़ यहाँ पे था, वो लोकेशन टावर भी बता रहा था। तो विटनेस भी कह रहा है, टावर भी बता रहा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है, एफएसएल के रिपोर्ट्स हैं। इन सब अलावा राणा अयूब ने भी करा था स्टिंग ऑपरेशन। नहीं, राणा अयूब का इस केस में स्टिंग कोई ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इतना एविडेंस होने के बावजूद कोर्ट अगर 2 लाइन में ये कह दे कि हम सभी आरोपियों को सभी आरोप से आरोप मुक्त करते हैं, तो वो हैरान करने वाला, तो किसी के लिए भी हैरान करने वाला होगा। अब आगे चल के आप क्या करने वाले, कुछ कार्रवाई करने वाले? विटनेसेस का क्या इसमें मतलब, वो क्या सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, 21 साल 50 दिन इस पूरी लड़ाई को लड़ते लड़ते हो गया। लोग इसी उम्मीद से कि न्याय मिलेगा, वो लगातार कोर्ट आते थे,
हर तारीख पे वो पूछते थे कि क्या होने वाला है, किस तरह होगा, और काफ़ी मायूस थे जजमेंट के बाद। लेकिन उन्होंने एक हिम्मत दी कि शमशाद भाई अगर आप लोग साथ देंगे तो हम इस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं। तो हम सभी लोगों ने बैठ के तय किया है कि एक बार, क्योंकि अभी तक कोर्ट ने फैसले की जो कॉपी है वो अपलोड नहीं की है। हम सब उसका वेट कर रहे हैं कि एक बार वो कॉपी हमारे पास आए, हम उसका स्टडी करें। तो हम सब ने मिलकर तय किया है कि इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। एसआईटी भी कह रही है कि हम चैलेंज करेंगे, लेकिन एसआईटी की अपील पर हमको आज के दिन पे बहुत अब ट्रस्ट रहा नहीं है, इसलिए उनकी अपील देखेंगे कि उसमें क्या तथ्य हैं, क्या नहीं है, किस तरह से उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। उसके बाद जो चीज़ें बाकी होंगी उस पर हम डेफिनेटली सारा एविडेंस को एवेल्यूट करने के बाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे। नरोडा पाटिया केस में भी गुजरात हाई कोर्ट में अक्विटल हो गया है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नरोडा पाटिया में फुल एक्विटल नहीं है। कुछ एक्यूज़ को अभी भी कन्विक्शन है, जैसे कि बाबू बजरंगी और दूसरे तमाम 20 से ज़्यादा एक्यूज़ अभी भी कन्विक्ट हैं। उनका अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन उसमें बहुत सरप्राइजिंगली ये था कि माया कोडनानी को गुजरात हाई कोर्ट ने एक्विटल दिया था। तो एसआईटी की ये ड्यूटी थी और राज्य सरकार की ये जवाबदारी थी कि वो उस फैसले को चुनौती देती सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन राज्य सरकार ने उस फैसले को चुनौती नहीं दी है। ऑल्दो कि एसआईटी कह रही है कि हमने हमारा ओपिनियन अपील करने के लिए राज्य सरकार को लिखा था, लेकिन राज्य सरकार ने अपील नहीं की है। आपको क्या लगता है, जस्टिस होगी या होनी चाहिए, या आगे चल के इससे अगर नहीं हुई जस्टिस तो हमारे देश के मतलब इस तरह के दंगों में लोग छूट जाते? ये पहला केस नहीं, ऐसे कई केसेस पुराने हो चुके जहाँ पे केसेस सालों साल तक चलते रहते हैं और ख़त्म ही नहीं होते और जस्टिस नहीं मिलता। तो इससे जो जुडिशरी उस पर कितना भरोसा जो हमेशा सिटीजन्स लगाते हैं उस पर क्या आँच आएगी? आपका क्या कहना है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं कि पहला तो दंगे, कि क्या ये दंगे हैं? मैं तो नहीं मानता कि दंगे हैं। मैं मानता हूँ इट्स अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। जो लोगों ने इकट्ठा होकर निहत्थे लोगों को टारगेट करके उनके घरों के साथ उनको जिंदा जला दिया। तो दंगे तो 2 साइड से होते हैं ना, 2 लोग या 2 मॉब आपस में लड़ते हैं तब उसको दंगा कहा जाता है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था कि दंगे हैं। और ये जो भी दंगा या हत्या जो भी है, इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, कौन इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा रहा है, तो ये देखने की भी ज़रूरत है। और फ़ायदा कौन से सेंस में, कि पॉलिटिकल सेंस में? तो बिल्कुल पॉलिटिकल सेंस में फ़ायदा उठाया जा रहा है और उसी का बेनिफिट आज उन एक्यूज़ को मिल रहा है जो लोग इस हत्याकांड में पूरे नरसंहार में शामिल थे। और दूसरा ये है कि बिल्कुल मैं वकील हूँ, इसीलिए कोर्ट में कोई भी मामला कितने भी साल है उसको लड़ना है और मेरी ड्यूटी है वो, तो मैं लड़ूंगा। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जस्टिस सिर्फ होना नहीं, दिखना भी चाहिए और लोगों को फील भी होना चाहिए कि हाँ जस्टिस हुआ। और जस्टिस जितना देर से होगा उतना ही वो ना दिखेगा ना फील होगा। तो इसीलिए हमारे कानून में कहा गया है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और नरोडा गांव के पीड़ितों के लिए तो मैं कहूँगा कि अगर 21 साल के बाद अगर कोर्ट कुछ लोगों को कन्विक्ट भी कर देगा तो शायद उस समय दूसरी या तीसरी पीढ़ी होगी जो विक्टिम्स की, वो कहेगी अब इस जस्टिस का क्या फ़ायदा, इतने साल लग गए। लेकिन फिर भी आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि जिन लोगों के को लड़ना चाहिए था वो लोगों ने इस कानूनी लड़ाई को लड़े नहीं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन से उनका भरोसा ना उठ जाए, देश के लोकतंत्र से उनका भरोसा ना उठ जाए। इसीलिए इस लड़ाई को आगे भी लड़ना जारी रखना हम सब की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोग लड़ेंगे इसको। नरोडा गांव मैसेकर केस में बहुत सारे इसमें जो एसआईटी थी 5 मेंबर एसआईटी, उसमें भी लोग रिटायर हुए। उसमें क्या असर पड़ा, मतलब जो इस तरह से धीरे धीरे लोग रिटायर होते गए, इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ा कि नहीं? दूसरा, इसमें कई
जजेस भी चेंज हुए हैं, तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ा, प्रोसिक्यूटर्स भी बदले होंगे, रिटायर हुए होंगे, इन सब चीज़ों में से आपका क्या कहना है कि क्या असर पड़ा, या इससे क्रोनोलॉजी मतलब इससे कोई एक कंटिन्यूटी में फ़र्क पड़ा कि क्या हुआ? देखिए, ये केस का फैसला शायद बहुत जल्दी आ जाता, और इन्वेस्टिगेशन मोरलेस 2010 में ख़त्म हो गया था टेक्निकली, एसआईटी की भाषा में कहें। बट मेरे हिसाब से, जो मैंने आगे भी कहा कि पुलिस ने 5 + 5000 का मॉब, तो बाकी लोग कहाँ हैं, उस पर एसआईटी की तरफ से कोई जवाब आज तक नहीं है। लेकिन एसआईटी ने जितने लोगों को पकड़ा और जो चार्जशीट फाइल की उन्होंने, तो वो 2010 तक वो सारा चला, तो उनके आने जाने से बहुत फ़र्क सीधे इन्वेस्टिगेशन पे नहीं पड़ा। लेकिन नरोड़ा गांव का केस एक ऐसा केस था कि दो नहीं, काफ़ी सारे केस एक साथ शुरू हुए। अहमदाबाद में 3 केस एक साथ शुरू हुए। गुलबर्ग जस्टिस JB धांधा देख रहे थे, और नरोड़ा पाटिया जो है वो जस्टिस ज्योत्सनाबेन याग्निक देख रही थी, और ये नरोड़ा गांव का केस है वो जस्टिस SS चोरा साहब देख रहे थे। और मीन टाइम में नरोड़ा पाटिया केस में जजमेंट आ गया 31 अगस्त 2012 को, और उसी दरमियान जस्टिस SS चोरा साहब की केस ऑलमोस्ट अपना प्रोसिक्यूशन ख़त्म होने की तरफ था, और उसी दरमियान जस्टिस SS चोरा साहब की हाई कोर्ट में प्रमोशन आ गई और वो हाई कोर्ट जज बन गए। और उसके बाद ये केस असाइन हुआ ज्योत्सनाबेन याग्निक को, लेकिन एक सरकार की तरफ से या किसी भी वजह से जस्टिस ज्योत्सनाबेन याग्निक की जैसे ये केस असाइन हुआ उनको, और उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई और डिस्ट्रिक्ट में, तो उनसे केस ले लिया गया और दूसरे एक जज को, जस्टिस धांधा को, इसमें अपॉइंट किया गया। लेकिन फिर विक्टिम्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगाई गई कि ये जज को बदलना गलत है, फिर उनको रीइंस्टेट किया। लेकिन जस्टिस ज्योत्सना याग्निक बहुत अच्छे से केस को चला रही थी। 2013 के आसपास उनका रिटायरमेंट था। अगर सरकार चाहती तो उनको 1 साल का एक्सटेंशन दे के 2014 तक इस केस का फैसला करवा सकती थी, लेकिन सरकार की नीयत नहीं थी, कि वो चाहती नहीं थी कि ये फ़ैसला जल्दी आए, क्योंकि नरोड़ा पाटिया का जजमेंट इसी तरह के एविडेंस के आधार पर सजा हुई थी, और जस्टिस ज्योत्सना याग्निक जिन्होंने बहुत अच्छे से सारे एविडेंस को एवेल्यूट किया था, सारे एविडेंस को देखा था, और 31 लोगों को सज़ा उन्होंने सुनाई थी। अगर वो इस केस में जज होती तो शायद इस केस में और ज़्यादा लोग, क्योंकि इस केस में मैं मानता हूँ बतौर वकील कि नरोड़ा पाटिया से ज़्यादा बेहतर अच्छा एविडेंस इस केस में मौजूद था, जो ज़्यादा लोगों को सज़ा करने के लिए काफ़ी था। तो आपने सुना नरोड़ा गांव मैसेकर केस में पूरा क्रोनोलॉजी, उसमें 21 साल में क्या क्या हुआ, और इस बारे में आप अपना कमेंट बताएं। वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर आप शेयर दूसरों के साथ करें, सब्सक्राइब करें, और हम जानना चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते।